हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट कॉमर्स दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, यहाँ पार्ट 2 है, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो क्वेश्चन है, एज डिफाइंड इन द एफटीपी implemented by DGFT has the main aim to mentor new and potential exporter on the intricacies of foreign trade through counseling, training and outreach programs so that they can get into international trade, right? और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहा गया कि विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत परिभाषित विदेश व्यापार के महानिदेशक द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजना का मुख्य उद्देश्य परामर्श, प्रशिक्षण एवं आउटरीच प्रोग्राम कार्यक्रमों के माध्यम से विदेशी व्यापार संबंधी जटिलताओं के संबंध में नए एवं संभाव्य निर्यातकों को सलाह देना है, जिससे कि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना स्थान बना सके। आपसे पूछा जा रहा है उस पॉलिसी का नाम जो कि एफटीपी के अंदर आती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आती है, और जिसे डीजीएफटी के थ्रू चलाया जा रहा है, मेंटोर किया जा रहा है, शुरू किया गया है। डीजीएफटी उसे रेगुलेट कर रही हैं। डीजीएफटी मतलब फॉरेन, ये जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी नए एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, वो समझ सकें कि कैसे पूरा एक्सपोर्ट का होता है। उसके लिए उनको ट्रेन करना, उनको मेंटोर करना, उनको गाइड करना, उनको इंगेज रखना कि वो इंटरनेशनल ट्रेड में बने रहें, है ना। उसके लिए उन्हें काउंसलिंग करते रहना, टाइमली ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें कराना, जिसका ऑब्जेक्टिव है। उस पॉलिसी का नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया गया, निर्यात भारत स्कीम, निर्यात बंधु स्कीम, निर्यात बेनिफिट स्कीम, निर्यात बॉर्डर स्कीम। सो आंसर विल बी व्हाट, निर्यात बंधु स्कीम। क्लियर है। तो निर्यात बंधु स्कीम ही वो स्कीम है एफटीपी के अंदर जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो नए एक्सपोर्टर्स को चांस दे, उनको मेंटोर करे, उनको गाइड करे और उन्हें ट्रेनिंग के थ्रू अच्छे से समझाए कि वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके लिए ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी ऑफर किया गया, जिसको बोला गया निर्यात बंधु एट योर डेस्कटॉप। ठीक, ये पूरा ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। तो इसके थ्रू भी लोग जो हैं अपने आप को, मतलब आपको पूरी तरीके से ट्रेनिंग देके आपको ये पूरा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ भाई आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया है। क्लियर है। तो ये एक स्कीम लाई गई थी 2015 के अप्रॉक्स लाई गई थी ये स्कीम, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा रही है एक्सपोर्टर्स को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, is a marketing term for any design to prompt an immediate response or encourage an immediate sale। तो आपको बताना है कोई एक टर्म है, मार्केटिंग टर्म है जो बेसिकली इसलिए डिज़ाइन किया गया कि जिससे इमीडिएट सेल को बढ़ावा मिले, मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स आप करें, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करें। ठीक, तो ये एक विपणन पद है जो तत्काल प्रत्युत्तर अनुक्रिया को तत्पर बनाता है या किसी डिज़ाइन हेतु तत्काल त्वरित बिक्री को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो ये एक मार्केटिंग टर्म है जिसका मेन मोटिव क्या है, जो किस लिए फ्रेम किया गया कि इमीडिएट सेल को इनकरेज किया जा सके, इमीडिएट रिस्पॉन्स करे। कौन रिस्पॉन्स करेगा, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या दिए गए, कॉल फॉर प्रमोशन, कॉल फॉर एक्टिविटी, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एस्पिरेशन। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो एक्चुअली कॉल फॉर प्रमोशन, कॉल फॉर एक्टिविटी, कॉल टू एस्पिरेशन ऐसा कोई टर्म मार्केटिंग में नहीं है। टर्म क्या है, कॉल फॉर कॉल टू एक्शन, जो कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ये क्या चीज़ है आपका, तो बेसिकली ये ऑडियंस को अर्ज करता है कि वो एक्ट करे, मतलब किसी चीज़ को सर्टेन वे में एक्ट कराने के लिए ऑडियंस को अर्ज करता है कि वो जैसे कोई क्लिकेबल बटन अपीयर कर जाएगा या पीस ऑफ टेक्स्ट होगा, तो आपको वो करके तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स करना है। ठीक, जैसे एक देखिए आइकन दिखता रहेगा कि आपको क्लिक कर दीजिए, लाइक विजिट, आप वेबसाइट पे विजिट करें, प्रोडक्ट को परचेज करें। इस तरह से कोई भी एक्शन आपको करने के लिए वो आपको क्या करेगा, चीज़ें अपीयर कराएगा, कोई टेक्स्ट अपीयर कराएगा, पीस ऑफ टेक्स्ट होगा या कोई क्लिकेबल बटन होगी, तो उसी को बोलते हैं कॉल टू एक्शन। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the exporting firm is termed rider, where the other firm with an established distribution channel in the target country is termed as carrier. This phenomena is known as। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहा गया कि एक्सपोर्टिंग फर्म है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट कर रही है, जो फर्म एक्सपोर्ट कर रही है उसको राइडर बोला जाता है। और जिस कंट्री को टारगेट किया जाए, जहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाना है,
वहाँ पे उसको क्या बोला जाएगा, कैरियर बोला जाएगा। तो ये कहाँ पे होती है, ठीक है? ये टर्म जो है राइडर और कैरियर का, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? किस चीज़ में यूज़ किया जाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड की किस टर्म में इसको यूज़ किया जाता है, राइट? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन दिया गया काउंटर ट्रेड, बार्टर, पिग्गीबैकिंग, स्विच ट्रेडिंग। तो इनमें से कौन-सा वो टर्म है जिस टर्म में कैरियर राइडर यूज़ किए जाते हैं बेसिकली? अब राइडर कौन होता है? एक्सपोर्टिंग फर्म, और कैरियर कौन होता है? जिस कंट्री में हम टारगेट कर रहे हैं, वो कंट्री राइडर कहलाती है, जिनका अपना एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। सो बेसिकली अगर एक एक बात करें तो देखिए काउंटर ट्रेड क्या होता है? काउंटर ट्रेड का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड का रेसिप्रोकल फॉर्म। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाएंगी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, ठीक है? मतलब हार्ड करेंसी यूज़ नहीं किया जाएगा। हार्ड करेंसी की जगह पे गुड्स एंड सर्विसेज का ही एक्सचेंज हो रहा है। एक कंट्री अपनी रिक्वायर्ड गुड्स देगी और दूसरी कंट्री अपनी। तो इस तरह से जो उनके पास एक्सेस है वो उनको दे देंगी, वो जो उनके पास एक्सेस है वो उनको दे देंगी। तो उसको बोलते हैं काउंटर ट्रेड करना, है ना? कि हमारी कंट्री में व्हीट ज़्यादा होता है और हमें दूसरी कंट्री से सॉल्ट मँगाना है, तो मैं व्हीट उनको प्रोवाइड करूँगी, सॉल्ट उनसे लूँगी। तो उसको हम कहते हैं काउंटर ट्रेड करना, ठीक? अगर हम बार्टर की बात करें तो बार्टर सिस्टम भी यही चीज़ होती है, पर ये इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं होगी। मतलब अगर आप हम मिलके भी अपना कोई एक्सेस, मेरे पास कोई चीज़ है, कार है या कुछ भी सामान है जो मेरे पास एक्सेस कमोडिटी अवेलेबल है, और आपके पास कोई दूसरी चीज़ है जो मुझे रिक्वायर्ड है, वो एक्सेस कमोडिटी में अवेलेबल है, तो वो कमोडिटी एक्सेस अवेलेबल है, तो हम एक्सचेंज करेंगे, उसको बार्टर कहते हैं, ठीक है? अगर बात पिग्गीबैकिंग की करते हैं, तो बेसिकली पिग्गीबैकिंग क्या होती है, वो स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे क्या करते हैं कि 2 फर्म कोलैबोरेट करती है और एक दूसरे के जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, उनको रिप्रेज़ेंट करती है। वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन के उतरते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, रिप्रेज़ेंट करते हैं। उसको हम पिग्गीबैक कहते हैं, पिग्गीबैक मार्केटिंग कहते हैं। तो बेसिकली पिग्गीबैकिंग स्ट्रैटेजी जो होती है, वो फॉरेन मार्केट में उस टाइम डील की जाती है जहाँ पे एंट्री बैरियर्स होता है। मतलब जहाँ पे आप ईज़िली उस कंट्री में या उस मार्केट में, उस फॉरेन मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ पे उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनके एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू आप अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम राइडर और कैरियर का टर्म यूज़ करते हैं, राइट? और जब हम बात करते हैं स्विच ट्रेडिंग की, तो देखिए स्विच ट्रेडिंग में क्या हो जाता है, ट्रायंगुलर ट्रेडिंग हो जाती है। मतलब बायलैटरल ट्रेड की जगह ट्रायंगुलर ट्रेड हो जाता है। जस्ट लाइक काउंटर ट्रेड है, काउंटर ट्रेड में 2 पार्टी इन्वॉल्व होगी, स्विच ट्रेडिंग में ट्रायंगुलर ट्रेडिंग होगी। मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ए बी पार्टी है, तो उन्होंने सॉल्ट एंड शुगर के लिए काउंटर ट्रेड की बात की थी, ठीक है? पर अब क्या हो गया कि बी अपनी ऑब्लिगेशन, मान लीजिए बी को शुगर सप्लाई करना था, शुगर एक्सपोर्ट करना था, तो बी अपनी ऑब्लिगेशन किसी थर्ड पार्टी को स्विच कर दे, तो उसको बोलते हैं स्विच ट्रेडिंग कहते हैं। क्लियर है? सो अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करेंगे कि आंसर क्या है, तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पिग्गीबैकिंग, ठीक है? पिग्गीबैकिंग में ही हम राइडर और कैरियर जो टर्म है उसको यूज़ करते हैं, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which ratio will the remaining partners compensate the retiring partner for a share of goodwill? तो कह रहे हैं किस रेशियो में जो रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर हैं, वो कंपनसेट करते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स की गुडविल, उसके शेयर ऑफ गुडविल को। क्लियर है? मतलब कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर ऑफ गुडविल को किस तरह से कंपनसेट करेंगे, किस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेंगे। तो ऑप्शन भी आपके सामने है, पीएसआर, सैक्रिफाइस, गेनिंग रेशियो या कैपिटल रेशियो। अगर हिंदी की बात करते हैं तो इस तरह से आ जाएगा, निवृत्तमन साझेदार को ख्याति में हिस्सेदार हेतु से साझेदार निम्न में से किस अनुपात में प्रतिपूर्ति करेंगे। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता है कि मतलब कि 5:2, 5:3:2 इस तरह के रेशियो में ये नॉर्मली जब आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो आपका एक पीएसआर रेशियो डिसाइड हो जाता है, ठीक? जब हम बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की, ठीक है? तो बेसिकली जो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, वो आपको क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो, है ना? मतलब जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, आपकी पार्टनरशिप में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग जो पहले शेयर्स प्रॉफ़िट का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो न्यूली एडमिटेड पार्टनर के लिए आप सैक्रिफाइस करते हो अपने रेशियो को, ठीक है? तो वो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। जब हमारा न्यूली एडमिटेड पार्टनर होता है, तो नया पार्टनर एडमिट होता है, तो हमको ये कैलकुलेट करना होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि हम अपना-अपना कितना रेशियो सैक्रिफाइस करेंगे, उसको एक शेयर अलॉट करेंगे। उसका भी अपना शेयर बन जाएगा कि इतना वो पाएगा, ठीक है? बेसिकली जब रिटायरमेंट का टाइम होता है, तो जो लॉस होता है ना, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को देखते हैं।
अगर हम बात करते हैं गेनिंग रेशियो की, तो गेनिंग रेशियो में क्या रिप्रेजेंट करता है कि टोटल गेन हम कितना कर रहे हैं, ठीक है। अब टोटल गेन कौन कर रहा है? अगर कोई पार्टनर रिटायर होके जा रहा है तो जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो उसका भी हिस्सा पाने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका गेनिंग रेशियो होता है। तो अगर देखा जाए तो गेनिंग रेशियो सबसे रिलेवेंट आपका हो जाता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल को कितना कंपनसेट किया जाना चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने उसके जाने से कितना कमाया है ना? उसके रिटायर होने से आपको कितना गेन हुआ है। सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी गेनिंग रेशियो। क्लियर है? तो अगर रिटायर पार्टनर जाता है तो उसको जो गुडविल जो कंपनसेट होता है, तो शेयर ऑफ गुडविल हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? उसको हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कंसीडर्ड इट रीजनेबल टू यूज द हिस्टोरिकल कॉस्ट टू रिकॉर्ड लॉन्ग लाइफ्ड एसेट्स, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे जो जो बहुत लंबे समय तक एसेट्स चलते हैं, तो उनको हम किस कन्वेंशन, किस कॉन्सेप्ट की वजह से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में जो क्वेश्चन हमारा है वो निम्न में से कौन सी लेखा संकल्पना एवं परिपाटी दीर्घकालिक अस्थियों को अभिलिखित करने हेतु ऐतिहासिक लागत का प्रयोग उचित मानती है, ठीक है। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें जो लॉन्ग लाइफ एसेट्स हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले लॉन्ग टर्म यूज़ की जो एसेट्स हैं, उनकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होती है। तो अगर एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये बताता है कि सेपरेट एंटिटी होती है। गोइंग कॉन्सेप्ट मटेरियलिटी कि क्या चीज़ मटेरियल है क्या नहीं। पीरियोडिसिटी कि भाई एक फाइनेंशियल ईयर का अलग होना चाहिए, अलग फाइनेंशियल ईयर का अलग होना चाहिए, पीरियड वाइज डिवाइड होना चाहिए। तो उसी में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका, वो कहता है, वो ये मानता है कि जो आपकी एंटिटी है, जो आपका बिजनेस है, वो लॉन्ग रन में चलेगा। तो जब लॉन्ग रन में चलेगा तभी हम लॉन्ग रन की एसेट्स को रिकॉर्ड करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी जो होता है गोइंग कंसर्न कन्वेंशन हो जाएगा, ठीक। तो आज हम इतने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आगे के वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।